प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ नामक पाठ से सेलों के संयोजन में समांतर क्रम संयोजन को बताया था। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की जो हमारी हेडिंग है वो होगी सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, तो तीसरा संयोजन है ये आपका। हमने आप लोगों को तीन प्रकार का संयोजन बताया था। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा था समांतर क्रम संयोजन, और तीसरा आपका है मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि मिश्रित क्रम संयोजन उपयोग में कब लाया जाएगा। ओके, तो जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि अगर कुल आंतरिक प्रतिरोध जो है, अगर सेलों का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत बड़ा होगा। कहने का मतलब आंतरिक प्रतिरोध बड़ा होगा बाह्य प्रतिरोध से। ठीक है, अगर आंतरिक प्रतिरोध बड़ा होगा आपका बाह्य प्रतिरोध से, तो इस प्रकार की सेलों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़कर धारा के मान को बढ़ा सकते हैं, यानी कि अधिक धारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन यदि आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो आपका छोटा हो बाह्य प्रतिरोध से, अगर सेलों का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है उसके बाह्य प्रतिरोध से छोटा होगा, तो इस प्रकार की सेलों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा के मान को बढ़ा सकते हैं या आवर्धित कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर यहीं पे आपकी कंडीशन बन जाए कि सेलों का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है, सेलों का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है ये बराबर हो जाए बाह्य प्रतिरोध के, बात समझ में आ रही है, ये बराबर हो जाए बाह्य प्रतिरोध के, तो इस प्रकार की सेलों को हम लोग मिश्रित क्रम में जोड़ते हैं। बात समझ रहे हैं। मिश्रित क्रम क्या है बच्चों, अभी हम आप लोगों को ये बताएंगे। अभी केवल यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग मिश्रित क्रम का यूज कब करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हमने आप लोगों को बताया अगर आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में ज्यादा होगा, तो इस प्रकार की सेलों को हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को नोट में बताया गया होगा, समांतर क्रम संयोजन के नोट में लिखवाया गया होगा। ठीक, ऐसे ही अगर आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से छोटा होगा, तो इस प्रकार की सेलों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा के मान को बढ़ा सकते हैं। और तीसरा हमें पढ़ना है, जब कंडीशन आपकी आ जाए कि आंतरिक प्रतिरोध बराबर हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध से, तो इस प्रकार की सेलों को हम लोग मिश्रित क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। और मिश्रित क्रम क्या होता है, ये किस प्रकार से जोड़ करके बनाया जाता है, इसको हम लोग अभी देखने चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग इसको इरेज करते हैं पहले। तो यहां से इसको इरेज कर दिया, जरा आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो मिश्रित क्रम संयोजन में कुछ सेलें जो होती हैं आपकी, कुछ सेलें आपकी श्रेणी क्रम में जुड़ी रहेंगी, और वही जो आपका श्रेणी क्रम रहेगा वही सभी श्रेणी क्रम की जो सेलें हैं उनका जो परिणामी होगा वो पूरी जो सेलों की व्यवस्था होगी, उन सभी व्यवस्था को हम लोग समांतर क्रम में भी जोड़ देंगे। कहने का मतलब इस प्रकार के संयोजन में n सेलें आपकी श्रेणी क्रम में जोड़ी जाएंगी, और वही n प्रकार की जो सेलें हैं श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं उसी को m पंक्तियों में समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। पहले यहाँ पे हम लोग बनाएंगे श्रेणी क्रम में n सेलें जोड़ी गई हैं, तो यहाँ से इस तरीके से हो सकता है। ये पहली पंक्ति में हो गई n सेलें, बात समझ में आ रही है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे दूसरी पंक्ति में भी n सेलें श्रेणी क्रम में जोड़ दी जाएंगी।
बात समझ में आ रही है? ये इस तरीके से n सेलें श्रेणी क्रम में जोड़ दी गई हैं। ओके, और ठीक ऐसे ही यहाँ पे तीसरी पंक्ति में भी n सेलें श्रेणी क्रम में जोड़ दी जाएंगी। इसी प्रकार से डॉट डॉट करके हम लोग बना सकते हैं। इसी प्रकार से यम पंक्तियां हमारी जो है वो n सेलों की श्रेणी क्रम में जोड़ी गई है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। इस तरीके से ये श्रेणी क्रम की व्यवस्था हो गई है। और इस प्रकार की जो श्रेणी क्रम की सेलें हैं बच्चों, इन्हीं सेलों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, इन्हीं सेलों को हम लोग क्या करेंगे, समांतर क्रम में ला करके जोड़ देंगे। तो इस प्रकार का जो हमारा संयोजन होगा वो आपका हो जाएगा मिश्रित क्रम संयोजन। बात समझ में आ रही है? तो यहां से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि इस प्रकार का जो संयोजन है उसमें n सेलें इधर जो जुड़ी हैं वो आपकी n सेलें हैं। n सेलें श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती हैं। ठीक है ना, n सेलें आपकी श्रेणी क्रम में जोड़ी जाएंगी। और इसी यही जो n सेलें हैं, यही जो n सेलें हैं, यही n सेलें समांतर क्रम में यम पंक्तियों में जोड़ दी जाती हैं। बात समझ में आ रही है? समांतर क्रम में यम पंक्तियों में यही n सेलें आपकी जोड़ दी जाती हैं। और यहाँ पे इन सेलों को जो है, इन पूर्ण संयोजन को यहाँ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और एक कुंजी K की सहायता से इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने आप लोगों को बताया जो मिश्रित क्रम संयोजन है, इसमें एक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में n सेलें श्रेणी क्रम में जोड़ दी जाती हैं। और इसी प्रकार की जो आपकी m पंक्तियां हैं, यम पंक्तियां आपकी समांतर क्रम में जोड़ दी जाती हैं। और इस पूर्ण संयोजन को एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R तथा एक कुंजी K के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से जो प्रत्येक सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वो आपका कैपिटल E है बच्चों, यहाँ पे दर्शा सकते हैं आप लोग कैपिटल E। और सभी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आपका स्मॉल r है। हर जगह पे आपका कैपिटल E और स्मॉल r आप लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं हम लोग इस प्रकार के संयोजन यानी कि मिश्रित क्रम संयोजन के लिए क्या व्यंजक होगा परिणामी धारा का और किस प्रकार की कंडीशन यहाँ पे हमारी फॉलो करेगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये सेलों का जो धन ध्रुव है, सेलों का धन ध्रुव इस दिशा में धारा प्रवाहित करेगा, क्योंकि धन आवेश के चलने की दिशा में ही वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसलिए इस दिशा में धारा प्रवाहित होगी, इसमें भी इस दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, ठीक ऐसे ही यहाँ भी प्रवाहित होगी, ऐसे यहाँ भी। कहने का मतलब ये सभी जो धाराएं हैं वो इस बिंदु पर आकर के मिलेंगी और मिलने के पश्चात आगे बढ़ेंगी और I के रूप में R से होकर के जाएंगी और फिर यहाँ पे इस तरीके से भी I धारा प्रवाहित होती हुई नजर आएगी। ओके, तो आइए समझ लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं पहले प्रथम पंक्ति में सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, सभी जो सेलें हैं वो आपकी श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, इसलिए सभी का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो जोड़ दिया जाएगा। यानी कि R प्लस R प्लस डॉट डॉट सो ऑन कितनी बार जोड़ लेंगे, n बार हम लोग जोड़ लेंगे, क्योंकि n सेलें आपकी श्रेणी क्रम में जोड़ी गई है। R को हम लोग n टाइम्स अगर प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, nr आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया कि n सेलें श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं, इसलिए
इनका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा R प्लस आर प्लस आर प्लस आर इस तरीके से होगा, क्योंकि सभी का आंतरिक प्रतिरोध R है। तो N सेलें जुड़ी थी तो आपका NR हो जाएगा। ठीक ऐसे ही इसी प्रकार सभी पंक्तियों में, इसी प्रकार सभी M पंक्तियों में कुल आंतरिक प्रतिरोध, इसी प्रकार सभी M पंक्तियों में कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा बच्चों? NR होगा। ठीक है, कहने का मतलब है सेल का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है प्रत्येक पंक्ति का, वो आपका NR होगा। यहाँ पर लिख देंगे सिंस इसी प्रकार की M पंक्तियां, इसी प्रकार की M पंक्तियां किस क्रम में जुड़ी है बच्चों? समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। इसी प्रकार की M पंक्तियां समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। इसलिए क्या होगा? इसलिए यदि परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं R डैश है, तो अगर परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध R डैश होगा तो हम लोग लगाएंगे समांतर क्रम संयोजन वाला नियम। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 और प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 एंड सो ऑन। ओके, तो वही फार्मूला यहाँ पे हमें लगाना है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा 1/R डैश बराबर पहले का है NR, दूसरे का है NR प्लस एंड सो ऑन। कितनी बार जोड़ना है? M बार जोड़ना है, क्योंकि कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है? M पंक्तियां हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/R डैश बराबर 1/NR को M बार जोड़ेंगे तो M/NR हो जाएगा। इसको हम लोग सीधा कर लेंगे, कितना मिल जाएगा बच्चों? R डैश बराबर NR/M। कहने का मतलब परिपथ का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो आपका कितना आ गया है? NR/M आ गया है। ठीक है, अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं अब परिपथ का कुल प्रतिरोध, बराबर क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, यही होगा, यानी कि R डैश प्लस R होगा। अब यहां से हम लोग R डैश की वैल्यू रख देंगे। R डैश की वैल्यू है आपकी NR/M और प्लस में कैपिटल R के M का मल्टीप्लाई कर देना इस साइड में, तो हो जाएगा NR और प्लस में MR/M। कहने का मतलब परिपथ का जो कुल आंतरिक कुल प्रतिरोध है वो आपका कितना होगा? NR प्लस MR होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप लोग नोट करते हुए चल सकते हैं। ओके, आगे हम लोग इसको यहाँ से इरेज करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ से अभी हमें परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध मिला है। इसी प्रकार हम लोग परिपथ का कुल यानी कि तुल्य विद्युत वाहक बल निकालेंगे, उसके बाद धारा का मान ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं सिंस N सेलें श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं, N सेलें श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं, इसलिए क्या होगा बच्चों? N सेलें श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं, इसलिए प्रत्येक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल बराबर क्या होगा? श्रेणी क्रम में जो विभवांतर है वो अलग अलग होता है और कुल विभवांतर ज्ञात करने के लिए सभी विभवांतर को जोड़ दिया जाता है। ठीक ऐसे ही सभी विद्युत वाहक बलों को हम लोग प्लस करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा E प्लस E
प्लस एंड सो ऑन कितनी बार जोड़ना है, n बार जोड़ना है, क्योंकि E सेलें मतलब n सेलें E विद्युत वाहक बल वाली n सेलें आपके श्रेणी क्रम में जुड़ी गई है। तो यहां से हो जाएगा Ne। ये पहली पंक्ति का विद्युत वाहक बल Ne है, ऐसे दूसरी पंक्ति का विद्युत वाहक बल Ne होगा, तीसरी का होगा, ऐसे इसी प्रकार यम पंक्तियों का विद्युत वाहक बल आपका कितना होगा बच्चों, Ne होगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे सिंस इसी प्रकार की यम पंक्तियां किस क्रम में जोड़ी गई हैं, समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। इसी प्रकार की यम पंक्तियां समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं और इसलिए परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बराबर Ne। ऐसा क्यों लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है, इसलिए जो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल होगा वो एक पंक्ति के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, यानी कि Ne इस प्रकार से जब हम लोग जोड़ देंगे तो उस परिपथ का जो कुल विद्युत वाहक बल आएगा उसको हम लोग जोड़ना नहीं है, क्योंकि Ne एक पंक्ति का है, दूसरी पंक्ति का Ne है, तीसरी पंक्ति का Ne है, इसी प्रकार से यम पंक्ति का है। चूंकि समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल या विभवांतर की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, इसलिए इस परिपथ का जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो आपका कितना हो जाएगा बच्चों, Ne हो जाएगा। अभी हमें यहाँ से मिल गया परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, और यहाँ से हमने आपको बताया था परिपथ का कुल प्रतिरोध। यहाँ से लिख सकते हैं अतः परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होगा बच्चों, I बराबर होता है E/R। E की जो वैल्यू है आपकी Ne है और अपान में R की जो वैल्यू है वो आपकी है NR प्लस में Mr एंड अपान में M। ये M आपका चला जाएगा ऊपर, यहां से आपको मिल जाएगा I इज इक्वल्स टू, इधर ऊपर आ जाएगा Ne अपान में NR और प्लस में M इंटू कैपिटल R। ये आपका हो गया परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। ठीक है, ये आपकी परिपथ में प्रवाहित कुल धारा की वैल्यू है। अब हम लोग देखेंगे कि परिपथ में जो धारा ये I प्रवाहित हो रही है इसको हम लोग किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं, किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं, बाकी बचे हुए जो भी टर्म्स हैं इसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये परिपथ में प्रवाहित धारा का मान हमें प्राप्त हो गया है। यहां से लिखेंगे I का मान अधिकतम प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, I का मान अधिकतम प्राप्त करने के लिए जो NR प्लस Mr है इसका मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। इसका मान न्यूनतम होना चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं जरा सा आपको बता देते हैं। कोई भी भिन्न है, अगर हम लोग उस भिन्न का अधिकतम मान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके जो भी बटे में यानी कि हर वाली जो संख्या होगी उसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हम आपको बताते चले, मान लीजिए हमें 2/3 और 2/4 दो प्रकार की भिन्न दी गई है, तो दोनों में कौन बड़ी है कौन छोटी है उसको बिना सॉल्व किए यानी बिना इसको हल किए हम लोग बता सकते हैं। जिसके हर में छोटी संख्या होगी और अंश दोनों का समान होगा, जिसके हर में छोटी संख्या होगी उस भिन्न का मान बड़ा होगा, जिसके हर में बड़ी संख्या होगी उस भिन्न का मान छोटा होगा। कहने का मतलब 2/3 बड़ा होगा, 2/4 छोटा होगा। ठीक वही यहाँ पे हम भी आप लोगों को बता रहे हैं।
आई का जो मान है भिन्नात्मक रूप में आया हुआ है, जो इसका एक्सप्रेशन है, तो इसकी जो वैल्यू है इसको हम लोग अधिकतम प्राप्त करने के लिए इसके हर में जो संख्या है उसका मान हम लोग न्यूनतम प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जरा देख लेते हैं NR प्लस MR, इसको हम लोग किस टाइप में लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में NR का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में MR का स्क्वायर। बात समझ आ रही है। अब हम लोग इतना माइनस कर देंगे, इसका 2 गुना करके, यानी कि MR इंटू NR दोनों का हम लोग गुणा करके माइनस कर देंगे, ठीक है। और इतना अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं तो इतना प्लस भी कर देंगे, जिससे इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो MNRR जोड़ा गया है, MNRR घटाया गया है। इसको लिखने से ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका बन जाएगा अंडर रूट में NR और माइनस में अंडर रूट में MR का होल स्क्वायर और प्लस में ये आपका बचेगा 2 अंडर रूट में MN R और RT, ठीक है। तो यहां से हमने आप लोगों को बता दिया NR प्लस M कैपिटल R की जो वैल्यू है इतना मिल रही है। अब यहां से देख रहे हैं ये जो मान है अंडर रूट में NR माइनस अंडर रूट में MR है, ये होल स्क्वायर में है, ओके। और जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या आपकी या तो धनात्मक होती है या फिर 0 होती है। कहने का मतलब कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसलिए अंडर रूट में NR माइनस में अंडर रूट MR का जो होल स्क्वायर है या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा यानी कि धनात्मक होगा। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू न्यूनतम प्राप्त कर रहे हैं, न्यूनतम मान के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो न्यूनतम मान होगा इसका वो 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर वाली जो संख्या है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसलिए न्यूनतम मान अगर हम लोग प्राप्त करना चाहें तो NR माइनस में MR अंडर रूट में दोनों हैं, इसकी जो वैल्यू होगी वो न्यूनतम 0 हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जब ये न्यूनतम होगा यानी कि ये न्यूनतम होगा तो इसका मान भी न्यूनतम होगा, इसलिए न्यूनतम मान के लिए इसको हम लोग 0 करेंगे। इसको साइड कर देना है, अंडर रूट में NR बराबर में अंडर रूट में MR है, दोनों तरफ कवर कर दीजिए। इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेंगे या ऐसे रहने दीजिए, NR बराबर किसके हो जाएगा, MR के, ओके। अब इसे हम को इस साइड कर लेंगे, कहने का मतलब NR अपान में M इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, कैपिटल R के। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हमने आप लोगों को निकलवाया था कुल आंतरिक प्रतिरोध, और कुल आंतरिक प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो आपकी आई थी NR अपान में M, और ये जो कैपिटल R है आपका बाह्य प्रतिरोध है। कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर हम लोग मिश्रित क्रम संयोजन में मैक्सिमम करंट चाहते हैं, अधिकतम धारा हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो मिश्रित क्रम संयोजन होगा उसको हम लोग तभी बनाएंगे जबकि उस परिपथ का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है उस परिपथ के बाह्य प्रतिरोध के बराबर होगा। कहने का मतलब सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध यदि परिपथ के बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता है तभी इस प्रकार की सेलों को हम लोग मिश्रित क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। बात समझ में आ रही है। मिश्रित क्रम संयोजन में अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। इसको हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ये इसका निबंध है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो इतना आप लोग पढ़ेंगे। बाकी की जो भी जानकारियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण रूल्स हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तब तक इसको आप लोग देख करके समझिए और अपनी नोट्स को कंप्लीट करते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।